नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 14 आज हम पूर्ण करेंगे। भाग 14 से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 14। इसी समय निरुपमा की अंतरंग सखी सुप्रसिद्ध भूदेव मुखर्जी की पोती अनुपमा के रिश्ते का भाई सुरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय भागलपुर पढ़ने के लिए आया। वह विभूति का सहपाठी था। दोनों में खूब स्नेह था। अक्सर आना जाना होता था। साथ साथ क्रिकेट खेलते थे। एक दिन सुरेंद्र के हाथ में चोट लग गई। उसके लिए खेलना असंभव था। विभूति ने उसे एक कॉपी देते हुए कहा, लो तुम ये कहानियाँ पढ़ो। सुरेंद्र ने देखा कॉपी के पहले पन्ने पर छोटे छोटे मोती जैसे अक्षरों से लिखा है बागान, और पलटन के दाहिनी और पहले पन्ने पर बड़े कलात्मक ढंग से अंग्रेजी अक्षरों में एक नाम अंकित है। शायद वही इसका लेखक है। STC लारा। ST यानी शरद, C यानी चट्टोपाध्याय, लारा यानी न्याड़ा। इस कॉपी में कुछ कहानियाँ लिखी हुई थी। ये ही कहानियाँ निरुपमा पढ़ती रहती थी। एक एक करके सुरेंद्र ने भी उनको पढ़ना शुरू किया। पढ़ता गया और मुग्ध होता गया, परंतु उस दिन शरद से काफ़ी भेंट ना हो सकी। उसकी भेंट ना हो सकी। वह अवसर आया 1 महीने बाद। उस दिन निरुपमा देवी के किसी व्रत के उपलक्ष्य में परिवार में प्रतिभोज की व्यवस्था थी। उसी में निमंत्रित होकर सुरेंद्र जब वहां पहुंचा तो देखा बैठक में बड़ी मेज के सामने की कुर्सी पर एक क्षीणकाय व्यक्ति बैठा है। बहुत दिनों के रोगी जैसा चेहरा, सिर पर लंबे पतले और बिखरे हुए बाल, उलझी सी एक छोटी दाढ़ी। सामने एक मोटी सी पुस्तक खुली है। उसी को तन्मय होकर पढ़ रहा है। बीच बीच में सिर के बालों में उंगली देकर न जाने वह क्या सोचने लगता है। सुरेंद्र के बैठ जाने पर विभूति ने पुकारा, शरदा। सहसा शरद ने विभूति की ओर देखा। विभूति ने कहा, शरदा, यह मेरा मित्र सुरेंद्र है। यह दारुण रेबिक है, यानी रविंद्रनाथ का भक्त है। तुम्हारी कहानियाँ पढ़कर उस दिन इसी ने समालोचना की थी। अब शरद ने सुरेंद्र की ओर देखा। उस दृष्टि में तीव्र दीप्ति थी। वह दीप्ति तो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी और पराभूत कर देती थी। संकोच और भय से सुरेंद्र विचलित हो आता। कई क्षण उसकी ओर देखते रहने के बाद शरद ने पूछा, तुम कहानी लिखते हो? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, नहीं। विभूति ने कहा, यह कविता लिखता है। शरद अब भी सुरेंद्र की ओर देख रहा था। वह दृष्टि सुरेंद्र को खींचने लगी। वह अनमना हो उठा। तभी शरद ने फिर कहा, गल्प क्यों नहीं लिखते? सुरेंद्र बोला, लिख नहीं सकता इसलिए। शरद ने कहा, पद लिखते हो और गल्प नहीं लिख सकते? गद्य नहीं लिख सकते? लिखने की चेष्टा करो। गद्य किसे कहते हैं? कैसी होती है? यह ज्ञान तुम्हें है। विभूति से तुमने मेरी गद्यों की जो
समालोचना की थी, यह उसमें मुझे बताई थी। वही सुनकर मैं कहता हूँ कि गद्य के बारे में तुम्हें ज्ञान है, तुम लिखो। निमिष मात्र में सुरेंद्र का संकोच दूर हो गया। बोला, लिखूंगा। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई। वे अक्सर साहित्य चर्चा करते। तब शिशु बड़ी दादी कहानी के अंत में 2 लाइनें इस प्रकार थी। परलोक में सुरेंद्र नाथ के पैरों के पास माधवी को थोड़ा स्थान देना भगवान। इस पर आपत्ति करते हुए सुरेंद्र ने कहा, तुम लेखक हो, तुम्हें किसी पात्र के प्रति ममत्व नहीं रखना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में बहुत तर्क हुआ। उस समय शरद किसी भी तरह सुरेंद्र से सहमत नहीं हो सका, पर 2 महीने बाद उसने कहा, सुनकर खुशी होगी सुरेंद्र, अंत की वे दोनों लाइनें मैंने काट दी हैं। सुरेंद्र बहुत दिन भागलपुर नहीं रह सका। अगले वर्ष ही वह कलकत्ता लौट आया, लेकिन जाते समय शरद की कुछ रचनाएं अपने साथ साथ लेता गया। वह रचनाएं धीरे धीरे छात्र समिति में पढ़ी गईं। उनकी सराहना करते हुए सदस्यों ने एक स्वर में कहा, रविंद्रनाथ ठाकुर को छोड़कर इतनी सुंदर कहानियाँ और कोई नहीं लिख सकता। इस साहित्य गोष्ठी के एक और सदस्य थे, सतीश चंद्र मित्र। एक दिन एक खाते को मासिक पत्र के आकार में बंधवाकर उसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, आलो। उसके नीचे संपादक के स्थान पर लिखा, सतीश चंद्र मित्र और योगेश चंद्र मजूमदार। यह सुझाव शरद की ओर से ही आया था, इसलिए इसके पन्ने भरने का भार भी उसी पर आ पड़ा। उसका विश्वास था कि साहित्य रसिक बंधु बांधवों का उत्साह पाकर यह पत्रिका शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाएगी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। एक पखवाड़े के भीतर ही सतीश चंद्र की मृत्यु हो गई। उनके इस अकाल वियोग पर साथी बहुत दुखी हुए और उनकी स्मृति रक्षा के लिए व्यग्र हो उठे। गिरीन्द्र ने प्रस्ताव किया कि इस पत्रिका को छाया नाम देकर फिर से प्रकाशित किया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उसके संपादक नियुक्त हुए, योगेश चंद्र मजूमदार। इनको संतुष्ट करना बहुत कठिन था। विभूति भूषण ने तो उनके संबंध में यह कविता लिख डाली थी, एहि कुंचित केश मर्जित वेश कृटिक योगेश क्रुद्ध, बले दीन तार छवि, एहि सब कवि कारगारे हवि रुद्र। शरद ने इस पत्रिका के लिए कई गल्पें और निबंध लिखे। सुरेंद्र गौरव नामक प्रबंध और आली हो छाया नामक छोटा उपन्यास इसी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लेखक कई थे, लेकिन लेखिका केवल एक ही थी। अंतःपुर चारिणी विधवा निरुपमा, उसकी रचनाएं इसमें श्रीमती देवी के नाम से प्रकाशित हुईं। इसी समय कविता के अतिरिक्त उसने गद्य लिखना भी आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इस पत्रिका की धूम मच गई। सुरेंद्र तब तक कलकत्ता चला गया था। वहाँ पर उसने इसी तरह की एक पत्रिका निकाली, नाम था तरुणी। शरद के एक और रिश्ते के मामा उपेंद्र नाथ गंगोपाध्याय उसके साथी थे। इस दल का नाम था भवानीपुर साहित्य समिति।
दोनों पत्रिकाओं का डाक द्वारा आदान प्रदान होता था, एक दूसरे की खूब आलोचना करते थे। छाया दल ने इस कार्य के लिए एक बोर्ड बनाया था। इसका प्रत्येक सदस्य तरुणी की रचनाएं पढ़कर उन पर आलोचना लिखता था और संपादक महोदय इस कौशल से उसका संपादन करते थे कि उनमें जो माधुर्य होता था वह नष्ट हो जाता था, रह जाता था केवल विष। तरुणी की ओर से भी ऐसे ही तीव्र उत्तर मिलते थे। दोनों ओर से कोई किसी का लिहाज नहीं करता था, परंतु शरत इन बातों में कोई विशेष रस नहीं लेता था। निरंतर लिखना ही उसका मुख्य कार्य था। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी। एक बार फिर से नमस्कार।